नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और नया वीडियो। आज आपके 24 जुलाई है, तो कल का और आज का यानी कि 23 और 24 जुलाई का मिक्स आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया था सभी ने। उसे कहते हैं दोस्तों नेजा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा जिला देश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक महिला मजदूरों को रोजगार देने वाला जिला बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कर लेना। तो हाल ही में कौन सा जिला बन गया है राजस्थान का? सिरोही। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा फुल फॉर्म पता है ना आपको? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो यहाँ के जो जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल, उन्होंने बताया है कि महिला स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि महिला मजदूरों को इसके अंदर बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन है वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य का आवासन मंडल एक दिन में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला संस्थान बन गया है? तो राजस्थान। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान आवासन मंडल एक दिन में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला संस्थान बन गया राजस्थान के अंदर। तो 22 जुलाई को, यानी कि डेट भी आपको बता देता हूँ किस दिन हुआ था ये ऐसा। 22 जुलाई को राजस्थान आवासन मंडल एक ही दिन में 253 संपत्तियों के विक्रय से 93 करोड़ 24 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर एक ही दिन में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला राजस्थान का पहला संस्थान बन गया है। जो आवासन आयुक्त है, राजस्थान जो आवासन मंडल है उसके जो आयुक्त है पवन अरोड़ा, उन्होंने इस सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हाल ही में राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अरुण मिश्रा को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान जिंक का? तो नाम आपने यहाँ पे देख लिया है, अरुण मिश्रा। तो इन्हें नियुक्त कब किया गया था? 21 जुलाई 2020 को। डेट भी साथ में देख लेना, 21 जुलाई 2020 को इन्हें यहाँ पे नियुक्ति दी गई थी। ये 1 अगस्त 2020 को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। किन की जगह ले रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनील दुग्गल उनकी जगह ले रहे। और अभी तक अरुण मिश्रा कौन से पद पर कार्यरत थे? उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि इससे एक पद नीचे, जो अभी जो इन्हें पद मिला है सीईओ का, उसे एक पद नीचे कार्यरत थे और अब तक वही ये पद संभाल लेते हैं। लेकिन अब ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाएंगे, यानी कि बन गए बेसिकली 1 अगस्त 2020 से अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे। अदर ऑप्शंस के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शुभम चौधरी, ये बेसिकली हाल ही में आरपीएससी की नई सचिव बनी है। अनिल चौधरी की यहाँ पे बात करें तो राजस्थान वॉलीबॉल संघ के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। जनार्दन सिंह गहलोत की यहाँ पे बात करूँ तो वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष बने हैं। तो जो अदर ऑप्शन थे उनकी भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में चर्चित रहा राजा मानसिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है दोस्तों भरतपुर जिले से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में आपको पता है कि राजा मानसिंह जो हत्याकांड था बहुत पुराना था। ये बेसिकली 35 साल पुराना ये हत्याकांड है, जिसमें इनके जो दोषी थे उनको अब सज़ा मिली है। तो इसलिए वर्तमान में चर्चित रहा है, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में। तो राजा मानसिंह उस समय, यानी कि 35 साल पुराने अगर मैं बात करूं तो उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, चुनावों का माहौल था। तो ये बेसिकली बहुत चर्चित है, मतलब बहुत चर्चित ये केस है। तो 35 साल पुराने राजा मानसिंह हत्याकांड में मथुरा जिला कोर्ट ने 21 जुलाई 2020 को तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को यहाँ पे दोषी करार दिया है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में
तो बस जिला पूछ सकता है और नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो राजा मान सिंह इनका नाम था, भरतपुर से इनका संबंध था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस राज्य में राज्य शिक्षा नीति बनाई जाएगी? तो दोस्तों हमारे राजस्थान में बनाई जाएगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत राज्य के लिए शिक्षा नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कब की थी? घोषणा बेसिकली इन्होंने बजट में कर दी थी, बजट 2019-20 के अंदर इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन हाल ही में फिर से चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनाया है। तो हाल ही में इसके लिए राजस्थान में गठित समिति ने शिक्षा समिति का प्रारूप यानी कि प्रतिवेदन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दिया है। इस प्रतिवेदन में क्या बताया गया है? इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का अध्ययन करते हुए राज्य में राज्य शिक्षा आयोग बनाने, स्कूल शिक्षा से संबंधित चैप्टर्स के अलावा प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा को लेकर भी अनुशंसा इसमें की गई है। तो इस प्रतिवेदन में इतने सारी बातें यहाँ पे की गई है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 2019 का है, ठीक है। और अभी तक इसे बेसिकली यहाँ पे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, अभी इसकी चर्चाएं चल रही है। इसकी घोषणा जो है वो बजट में कर दी गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? 2019, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान में किसे इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका नाम आपको बताना है, मुकेश कुमार शर्मा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब तक ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे और अब इन्हें इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पे बना दिया गया है। और इंदिरा गांधी नहर, इससे कुछ आपको याद आया? इसका पूर्ण नाम क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इसे इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मुकेश कुमार शर्मा की यहाँ पे और बात कर ले तो ये एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि अब तक ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे और 1984 बैच के अधिकारी है। तो हाल ही में इन्हें इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पे बना दिया गया है। अदर ऑप्शंस के यहाँ पे बात कर लेते हैं, गुलशन शर्मा और राहुल शंकर भारद्वाज। अगर आपको याद आया होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवाया था। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2020 में शामिल इनको किया गया है। दोनों ही राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं। इन दोनों को साथ में किया है, बिजनेस पार्टनर्स है ये दोनों। तो फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2020 में इनको शामिल किया गया है। अच्छा, फिर से उसी पॉइंट पे आता है जो मैंने आपको बताया था, राजस्थान की ये जो प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसका पूर्ण नाम क्या था? राजस्थान नहर। पहले इसको राजस्थान नहर नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पालाकोंडा रमेश। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको ये पी रमेश देखने को भी मिलेगा। तो फुल फॉर्म है पालाकोंडा रमेश। ये बेसिकली ऊर्जा विभाग के विशिष्ट सचिव है। पालाकोंडा रमेश राजस्थान के 2005 बैच के IAS अधिकारी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और इससे पहले ये कार्यवाहक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और अब ये बेसिकली यहाँ पे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें, तन्मय कुमार की अगर मैं बात करूँ, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, तो हाल ही में हमने पढ़ा था कि भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड का इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुभाष गर्ग कौन है? आप सभी को बताना, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन के हाल ही में DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों ध्रुवास्त्र। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ध्रुवास्त्र है, इससे पहले इसका नाम नाग था, ठीक है। नाग नाम से इस मिसाइल को जाना जाता था, लेकिन अब इसे कहेंगे ध्रुवास्त्र। तो इस मिसाइल को भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर में यूज़ किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। और ये बेसिकली पूरी तरीके से भारत में निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी रेंज है वो है 4 किलोमीटर की, यहाँ पे इसकी रेंज है। और इसका जो परीक्षण ये किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के जो चांदीपुर फायरिंग रेंज है उसके अंदर इसका परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
कि हाल ही में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की रैंक 15वीं रही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है, कौन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि भारत की जो रैंक है विश्व भर में वो 15वीं है। और भारत की रैंक तो 15वीं है, पहली रैंक किसकी है अगर आपसे ये पूछे तो वो है दोस्तों अमेरिका की। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही पूछेंगे एग्जाम में, पहली रैंक किसकी है और 15वीं रैंक मतलब भारत की रैंक कौन सी है। सिंपल आपसे दो ही चीज़ें पूछते हैं। तो पहला हो गया अमेरिका, भारत की रैंक होगी यहाँ पे 15वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस भारतीय को टूनज मीडिया अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये दिया जाएगा अर्नब चौधरी को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप यानी कि टीएमजी द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा और यह पुरस्कार उन्हें भारत में एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने बात की इनके मरणोपरांत की, यानी कि इनका निधन हो चुका है। कब हुआ है, 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को इनका निधन हो चुका है। नाम आपको याद रखना है अर्नब चौधरी। टूनज मीडिया अवार्ड इनको यहाँ पे हाल ही में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन के भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जुलाई 2020 को यहाँ पे लागू किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। पहले कौन से ईयर के नाम से जाना जाता था, 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता था और अब इसे जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, नाम 19 का है लेकिन इसे लागू अब किया गया है, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। वैसे 2019 से लिखा जाएगा लेकिन लागू करने की जो डेट है वो हो जाएगी आपकी 20 जुलाई 2020। इस नए अधिनियम की जो शुरुआत है वो खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान कराने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से इसके अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करेगा। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। तो वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, रामविलास पासवान। तो सभी चीज़ें आपको बता दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह एनासिस ANASIS 11 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स के द्वारा इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स एक एजेंसी है जिसके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया USA के अंदर है। और इसके जो CEO है वो कौन है, एलन मास्क। तो ये तो बात होगी दोस्तों स्पेस एक्स की। अब बात करते हैं फिर से क्वेश्चंस की। एनालिसिस 11 जो कि दक्षिण कोरिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है, इसे फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका में फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह यानी कि मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्वामित्व वाला 10वां देश यहाँ पे बन गया है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वर्तमान में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था, ठीक है, स्पेस के संबंधित सैटेलाइट के संबंधित एक क्वेश्चन करवाया था कि UAE ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम था क्या दोस्तों, होप, HOPE, होप लॉन्च किया था।
जिसे जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो ये पूरी बातें होगी दोस्तों क्वेश्चंस की। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।